नेक्स्ट लिखो ओवर करंट रिले। रिले खत्म करके फिर हम वो बिल की तरफ पहुंचेंगे। बिल लेकर आए हो ना, लेकर आए हो ना बिल? नहीं लेकर आए हैं ना, मीटर ही नहीं हैगा, उल्टी चल दी है। एक्चुअली पता क्या है, बहुत से लोगों को, मैं मानता हूं बहुत से लोगों को अभी तक बिल नहीं पढ़ना आता होगा। बिल में काफ़ी कुछ दिया होता है, बहुत कुछ दिया होता है, छोटी छोटी फॉर्म्स दी होती हैं, ईडी डीएस, किसी के बारे में नहीं पता होगा। वो मैं क्या चलो बिल बता देते हैं, हालांकि अपने नॉलेज से वो पेपर में तो नहीं आएगा, बट एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए, ठीक है, ताकि तुम्हें घर के बिल देखने आने चाहिए। ओवर करंट रिले। अच्छा, ओवर करंट रिले का क्या मतलब है? ये करंट कब वर्क करेगी? जब एक नॉर्मल लाइन के अंदर जो करंट होगा वो एक पिकअप वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। दिस रिले विल वर्क if the current in the relay is above the pickup value, is above the pickup value, is above the pickup value, ठीक है। एक चीज और रिले की मैं तुम्हें बता दूं, रिले क्या करती है, काम कैसे करती है, इसके अंदर ना सब करंट वोल्टेज और पावर वाले जो फेस एंगल है सब इसके पास क्वांटिटीज होती हैं। लाइन के अंदर कोई भी क्वांटिटी चेंज होती है ना, ये अपनी क्वांटिटी के साथ मेजर करके देखती है पहले, ठीक है, अपनी क्वांटिटी के साथ मेजर करेगी। अगर वो लाइन का करंट या वोल्टेज या पावर इसकी क्वांटिटी से अधिक हुआ तो ये रिले क्या कर जाती होती हैं, ऑपरेट। कोई भी रिले की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी रिले हो, चाहे वो ओवर करंट हो, डायरेक्शनल हो, डिस्टेंस हो, ठीक है, इनकी क्वांटिटीज मैंने तुम्हें दिखाई दी ना, वोल्टेज करंट पावर होती है, वो इनकी एनर्जाइजिंग क्वांटिटीज है। एनर्जाइजिंग क्वांटिटी मतलब इनको चलाने के लिए अगर उन चारों में से किसी में भी चेंज आता है तो वो क्या करती हैं, रिले ऑपरेट कर जाती हैं। तो इनके पास ये चारों क्वांटिटीज होती हैं, जिसके कारण ये अपनी क्वांटिटी को लाइन के अंदर फ्लो हो रही क्वांटिटी के साथ क्या करती है, मेजर करती है, मतलब कंपेयर करती है। समझ रहे हो, ठीक है। तो एक होती है नॉर्मल कंडीशन, एक होती है अब नॉर्मल कंडीशन। ये तो दो कंडीशन है, तो पता ना, नॉर्मल कंडीशन वो जब कोई फॉल्ट करंट नहीं है, अब नॉर्मल कंडीशन वो जब फॉल्ट आ जाता है, ठीक है। तो रिले को ये पता होना चाहिए कब नॉर्मल कंडीशन है, कब अब नॉर्मल कंडीशन है। मान लो ट्रांसफार्मर ऑन हुआ, इनरश करंट अंदर आया, वो अब नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, वो अब नॉर्मल कंडीशन नहीं है, क्योंकि कभी भी तुम ट्रांसफार्मर और करोगे डेफिनेटली है कि इनरश करंट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर को मैग्नेटाइज होने के लिए ज्यादा करंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो वो इनरश करंट जो होता है वो शॉर्ट टाइम के लिए आता है, तो वो अब नॉर्मल कंडीशन नहीं है, उस टाइम पे रिले को एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। क्लियर होगी। तो दिस रिले विल वर्क इफ द करंट इज इन द रिले इज अबव द पिकअप वैल्यू। क्लियर होगी। अब देखो ओवर करंट रिले के अंदर टॉर्क की इक्वेशन हमने पढ़ी थी K1। अच्छा, एक इसके अंदर पहले और चीज बता देता हूं, ये जो ओवर करंट रिले होती है ना, इसमें क्या हो गया, इसमें जो ऑपरेटिंग फोर्स होती है, क्या होती है, ऑपरेटिंग जो फोर्स होती है ना, ऑपरेटिंग फोर्स इज इक्वल टू द BIL, इज इक्वल टू द BIL। फॉर्मूला देखो कैसे, हमारी ये क्या होगी, कोर हो गया ये, ठीक है, ये कोर हो गया, यहां से करंट फ्लो करा, अब ये CT का सेकेंडरी है, अब ये CT का सेकेंडरी करंट है, अब इसके अंदर फ्लो करेगा तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगी। इसके ऊपर ना, इसके ऊपर ऐसे करके एक रॉड लगी होती है, ठीक है, ऐसे करके एक रॉड लगी होती है, मूविंग आर्मेचर जिसको हम कहते हैं, ठीक है। जब इसके अंदर करंट फ्लो करता तो ये कोर क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं, इधर नॉर्थ बना, इधर साउथ बना, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इस पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। यहां पर एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट होता है, क्या होता है, एक इसके आगे कॉन्टैक्ट से लगा होता है, जो कि कौन सा होता है, मूविंग होता है, ठीक है। यहां पर कहीं फिक्स्ड कॉन्टैक्ट लगा होगा, ठीक है। जब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा तो ये कॉन्टैक्ट क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। और साथ में इसके साथ क्या लगा होता है, एक स्प्रिंग लगा होता है। अगर ये कोर के अंदर से करंट हटाएंगे तो ये स्प्रिंग इसको वापस खींच लेगा अपनी तरफ, तो कॉन्टैक्ट्स क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो ऑपरेटिंग फोर्स होती है, ऑपरेटिंग फोर्स इज इक्वल टू द BIL। बी इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, पता है ना, BIL इज अ
मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। जब मैग्नेटिक फील्ड बनती है उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनती है वो कितनी डेंसर है, कितनी स्ट्रांग बन रही है, उसको हम किससे दिखाते हैं? बी से, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से। आई इज अ करंट, आई इज अ करंट, एल इज अ लेंथ, एल इज अ लेंथ। क्लियर होगी इतनी चीज? एल इज अ लेंथ, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का तो पता है ना, जब भी कभी किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करेगा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग बनेगी, उसकी वजह से जो फ्लक्स बनेगी वो कितनी स्ट्रांग बनेगी, उसको हम किससे दिखाते हैं? बी से। क्लियर होगी? बी से मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। क्लियर? अब उसके बाद देखो ये जो ऑपरेटिंग फोर्स है, ऑपरेटिंग फोर्स कौन सी फोर्स? ऑपरेटिंग फोर्स कौन सी? रिले को काम कराने के लिए, कॉन्टैक्ट को क्लोज करने के लिए। ऑपरेटिंग फोर्स जो लग रही है किसके ऊपर? इसके ऊपर फोर्स लग रही है ना, इस मूविंग आर्मेचर के ऊपर फोर्स लग रही है, तभी तो ये नीचे आ रही है। समझ रहे हो? आर्मेचर। क्लियर होगी? अब ये किस पे वर्क करती है? अट्रैक्शन टाइप पे वर्क करती है, इंडक्शन नहीं है, अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन मतलब एसी और डीसी दोनों पे चलेगी। समझ रहे हो? इसके अंदर कोई डिस्क नहीं रोटेट कर रही है। इंडक्शन प्रोसेस वो होता है जब दो फ्लक्स के इंटरेक्ट होने से बीच के अंदर की कॉइल जो है वो रोटेट करना शुरू हो जाए, उसको हम कहते हैं इंडक्शन प्रोसेस। अट्रैक्शन प्रोसेस तब कहते हैं जब किसी का एक कोर के अक्रॉस वायर लपेट दी और वो कॉइल मैग्नेटाइज होकर किसी चीज को खींच रही है अपनी तरफ, उसको कहते हैं अट्रैक्शन प्रोसेस। क्लियर होगी? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन पे वर्क करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे नहीं वर्क करती। क्लियर हो गया? इंडक्शन होती है दोनों फ्लक्स के बीच से इंटरेक्शन होने की वजह से जो बीच में डिस्क है वो रोटेट करे। समझ गए? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन प्रोसेस है। डेट मीन्स ये एसी और डीसी दोनों पे वर्क करेगी। अगर आ जाए क्वेश्चन की ओवर करंट रिले किस पे वर्क करती है? एसी और डीसी दोनों पे वर्क करती है। क्लियर हो गया? वर्क ऑन बोथ एसी एंड डीसी। क्लियर? वर्क ऑन बोथ एसी एंड डीसी। क्लियर? ऑपरेटिंग फोर्स इज इक्वल टू द BIL। देखो अब जो ऑपरेटिंग फोर्स होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द BI। BI क्यों ले रहे हैं? मैंने BI क्यों लिया बताओ? लेंथ क्यों नहीं ली? लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते, कोर एक बार डिजाइन हो गया उसकी लेंथ को चेंज नहीं कर सकते। कोर एक बारी, हाँ कोर एक बारी बन गया, जो हमने मटेरियल एक बारी बना दिया उसकी लेंथ को तो चेंज नहीं कर सकते। प्रोपोर्शनल हम तब लेते हैं जब कोई क्वांटिटी चेंज करके हमारी ऑपरेटिंग फोर्स चेंज हो रही हो। हम किसको चेंज कर सकते हैं? करंट को चेंज कर सकते हैं। अगर करंट चेंज होगा ऑपरेटिंग फोर्स चेंज हो जाएगी। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी चेंज होगी हमारी ऑपरेटिंग फोर्स चेंज हो जाएगी। क्लियर होगी इतनी बात? प्रोपोर्शनल हम इसलिए लेते हैं। अब तीन क्वांटिटीज में से दो क्वांटिटी उठाई इसलिए प्रोपोर्शनल का साइन आया, इक्वल टू का साइन नहीं आया। क्लियर होगी? ये सब कुछ बताया हुआ है, समझ गए? अब ऑपरेटिंग फोर्स क्या है? देखो ऑपरेटिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई मल्टीप्लाई बाय आई। देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बनती है ना, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना स्ट्रॉन्ग करंट उतना स्ट्रॉन्ग फ्लक्स। समझ गए? उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स। कभी भी ये तुम ट्रांसफॉर्मर में मोस्टली पढ़ोगे, जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कोर। ठीक है? कि जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी स्ट्रॉन्ग ही तो फ्लक्स बनेगी, उतनी डेंसर ही तो फ्लक्स बनेगी। क्लियर होगी इतनी चीज? तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो ऑपरेटिंग फोर्स क्या होगी? आई स्क्वायर। कल हमने देखा था अट्रैक्शन टाइप रिले के अंदर जो हमारी ऑपरेटिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आई स्क्वायर के। वो डायरेक्टली हमने लिखवाया था कि नहीं? वो इसी से आता है, वो इसी से आता है। क्लियर होगी इतनी चीज? समझ गए? अब इसके ऊपर ऑपरेटिंग फोर्स तो लग रही है BIL की वजह से आई स्क्वायर। अब इसके ऊपर रिस्ट्रेनिंग फोर्स कौन लगा रहा है? रिस्ट्रेनिंग फोर्स कौन लगा रहा है? रिस्ट्रेनिंग फोर्स लगा रहा है स्प्रिंग। तो जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? K4 के। अच्छा ऐसे कह लो, रिस्ट्रेनिंग फोर्स इज इक्वल टू द K4। रिस्ट्रेनिंग फोर्स किसके बराबर है? इज इक्वल टू K4, क्योंकि स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट, K4 इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। समझ रहे हो? स्प्रिंग कांस्टेंट। ऑपरेटिंग फोर्स होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर, और जो ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स होगी वो क्या होगी? K4। अच्छा ऑपरेटिंग फोर्स को मैंने अगर प्रोपोर्शनल साइन हटाना हो तो कोई कांस्टेंट लगाऊंगा, कोई कांस्टेंट लगाऊंगा जिसको हम क्या कहते हैं? K1। K1 क्या दिया मैंने इसको? वही सेम चीज। टॉर्क की इक्वेशन जा रही है, देख लो टॉर्क की इक्वेशन जा रही है कि नहीं? टॉर्क की इक्वेशन आई के स्क्वायर के साथ ही K1 लगा था और स्प्रिंग कांस्टेंट को मैंने K4 लिया था। समझ रहे हो? एक दूसरे के साथ लिंक करके चलवा रहा हूं ताकि रट्टा ना मारना पड़े, याद रहे। क्या अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, कांस्टेंट लगा दिया।
जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो कांस्टेंट लगता है। क्या ये चीज b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, अगर b i के इक्वल है तो b की जगह मैंने i लिख दिया। क्लियर हो गया? लिख लेना चाहे ब्रैकेट में सिंस b इज इक्वल टू, साथ में लिख लो क्योंकि वो मैंने एक बारी साइड पे लिख दिया था। क्लियर होगी इतनी चीज? समझ गए? तुमने याद क्या रखना है कि ओवर करंट रिले के अंदर जो ऑपरेटिंग फोर्स होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। पहला क्वेश्चन, ठीक है, सर ने इतना बड़ा मटेरियल लिखवा दिया, बताया है नहीं क्या इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। रीस्ट्रेनिंग फोर्स कौन सी लगती है? स्प्रिंग। रीस्ट्रेनिंग फोर्स यूज्ड इज स्प्रिंग ओवर करंट रिले में। दूसरी चीज, ठीक है। तीसरी चीज, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल क्या ओवर करंट रिले का? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। तीसरा क्वेश्चन, प्रिंसिपल या वर्किंग ऑपरेशन, ठीक है। चौथी चीज किस पर वर्क करती है? एसी और डीसी पर। क्यों? क्योंकि आई के स्केयर के प्रोपोर्शनल है, तो डीसी जो एसी का नेगेटिव करंट होगा उसको भी करके स्केयर करके पॉजिटिव कर देगी। 4 क्वेश्चन परफेक्टली तुम्हें बता दिए, कौन से तुमने याद रखने, अगर कुछ नहीं याद रखना तो। क्लियर होगी? चलो अब देखो, हमारी टॉर्क इक्वेशन क्या बोल रही थी? टॉर्क इक्वेशन मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं, देखो टॉर्क इक्वेशन अब मैं तुम्हें यहां से बता देता हूं। ऑपरेटिंग फोर्स प्लस रीस्ट्रेनिंग फोर्स होती है। क्लियर होगी? टॉर्क इज इक्वल टू ऑपरेटिंग फोर्स प्लस रीस्ट्रेनिंग फोर्स। अब रीस्ट्रेनिंग फोर्स लिख लो ना, रीस्ट्रेनिंग फोर्स is always opposite to the operating force that's why F restraining is equal to negative। F restraining क्या होती है? नेगेटिव होती है। That means जो टॉर्क लगेगी वो क्या होगी? F ऑपरेटिंग माइनस F restraining। क्लियर होगी इतनी चीज? थोड़ा सा इधर होके बैठ जाओ, नहीं दिख रहा तो। क्लियर होगी? समझ आ रही है चीज? अब मेरे को ऑपरेटिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या था? ऑपरेटिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या था? K1I का स्क्वायर, K1I का स्क्वायर माइनस K4 इज इक्वल टू टॉर्क। समझ रहे हो? टॉर्क इज इक्वल टू K1I का स्क्वायर माइनस K4। अगर मैं उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग जाऊं तो मतलब क्या हो गया? K2 और K3 क्या हो गए? 0 हो गए। K2 और K3 क्या हो गए? 0 हो गए। अकॉर्डिंग टू कौन सी इक्वेशन? अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल टॉर्क इक्वेशन, जो ओवरऑल टॉर्क इक्वेशन है। कौन सी? K1I का स्क्वायर प्लस K2V का स्क्वायर प्लस K3VI कॉस थीटा माइनस डेल माइनस K4। इसके अकॉर्डिंग K2 और K3 0 हो गए। बचा क्या? K1I का स्क्वायर माइनस K4। चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, हर चीज का रिजल्ट मिल सकता है तुम्हें। इसको एक ही ब्रैकेट में पा लेना, इसको एक ही ब्रैकेट में पा लेना, क्योंकि ये एक ही चीज है। फॉर रिले टू ऑपरेट, अगर रिले को ऑपरेट करना है। अच्छा, मैं टॉर्क क्यों कहता हूं कि ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए? टॉर्क मैं क्या कहता हूं कि फॉर अ रिले टू ऑपरेट टॉर्क इज ग्रेटर देन 0। टॉर्क होता क्या है? टॉर्क होता क्या? मोशन। टॉर्क इज अ मोशन। मोशन किसका? आर्मेचर मोशन में आएगा तभी तो कॉन्टैक्ट क्लोज होंगे। अगर टॉर्क ज्यादा होगी तभी तो इसके ऊपर मोशन आएगा, तभी तो हमारे कॉन्टैक्ट क्या होंगे? क्लोज होंगे। तो क्या कह सकता हूं? K1I का स्क्वायर माइनस K4 इज ग्रेटर देन 0। K1I का स्क्वायर ग्रेटर देन K4, I का स्क्वायर इज ग्रेटर देन K4 बाय K1 और I इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ K4 बाय K1। क्लियर? I इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ K4 बाय K1। क्लियर होगी इतनी चीज?
ओवर करंट रिले समझ आई। मैक्सिमम क्वेश्चन 4 हो गए थे पॉइंट, 5वां ये, वो याद नहीं रखना, कुछ ना रखो। टॉर्क का फॉर्मूला याद रखो, ये वाला, ठीक है, और एक ये चीज याद रखो। क्लियर? 5-6 क्वेश्चन है, बस और कुछ नहीं याद रखना। ओवर करंट रिले तो तुम वैसे भी डेफिनेशन तो बता ही लोगे ना, कि अगर करंट रिले के अंदर अबव गया इसकी पिकअप वैल्यू से तो ये रिले ऑपरेट कर जाएगी। कई बार ये ऐसा भी पूछ लेता है कि टॉर्क रिले को ऑपरेट करने के लिए टॉर्क बड़ी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, टॉर्क शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गया? या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि F ऑपरेटिंग फोर्स इज ग्रेटर देन F रीस्ट्रेनिंग फोर्स। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, क्योंकि ये लिखवाया नहीं जाता, सिर्फ डायरेक्टली फॉर्मूला लिखकर ग्रेटर देन कर दिया जाता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बना लेना, ठीक है। ये ऑपरेटिंग फोर्स है, ये रीस्ट्रेनिंग फोर्स है, ऑपरेटिंग फोर्स इज ग्रेटर देन रीस्ट्रेनिंग फोर्स, वही मतलब हुआ। समझ गए? ओवर करंट रिले समझ आई? क्लियर होगी? चलो अच्छा, इसको तभी हम क्या कहते हैं, ओवर करंट रिले कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या है, स्प्रिंग है। जैसे हमने बाकियों का नाम दिया था, डायरेक्शनल रिस्ट्रेंड, वोल्टेज रिस्ट्रेंड, इसके अंदर स्प्रिंग रिस्ट्रेंड है, इसको स्प्रिंग रिस्ट्रेंड नहीं कहते, इसलिए सिर्फ इसको हम क्या कह देते हैं, ओवर करंट रिले। क्लियर होगी? अब वो जो मैंने तुम्हें बताया था ना, डायरेक्शनल रिस्ट्रेंड, डायरेक्शनल रिस्ट्रेंड, डायरेक्शनल रिस्ट्रेंड, डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है, दैट मींस वो कौन सी रिले है, नॉन डायरेक्शनल रिले। कौन सी रिले है वो? नॉन डायरेक्शनल रिले। एमएच और रिले जो बताई थी वो क्या थी, वोल्टेज रिस्ट्रेंड डायरेक्शनल रिले, वोल्टेज रिस्ट्रेंड डायरेक्शनल रिले थी, वोल्टेज रिस्ट्रेंड डायरेक्शनल रिले थी, एमएच और रिले, एमएच और रिले थी ना, मतलब क्या है, वो डायरेक्शनल रिले है। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्शनल रिले, दे दिया था रिएक्टेंस रिले, इंपीडेंस रिले, एमएचओ रिले, तो एमएचओ रिले इज अ डायरेक्शनल रिले। विच ऑफ दिस इज अ नॉन डायरेक्शनल रिले, जिसके अंदर डायरेक्शनल रिस्ट्रेंड है, वो कौन सी है, नॉन डायरेक्शनल रिले। क्लियर होगी? इस चीज का ध्यान रखना। एमएचओ रिले वाला हमेशा आता है, 3 क्वेश्चन बनते हैं। एमएचओ रिले इज यूज्ड ऑन लॉन्ग, मीडियम, शॉर्ट। एमएचओ या फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए कौन सी रिले यूज होती है, दूसरा। बाकी क्यों है कि जिसके अंदर डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट लिखा है वो नॉन डायरेक्शनल होगी। हाँ, जिसके अंदर डायरेक्शनल रिस्ट्रेंट लिखा है ना वो नॉन डायरेक्शनल रिले। बताऊंगा, अभी डायरेक्शनल रिले पे भी आएंगे, आज रिले वाला टॉपिक खत्म करके फिर ही आगे मूव करेंगे। थोड़ा बैटरी अपनी चार्ज करके रखना। लिखो, ओवर करंट रिले ना कई टाइप्स की होती हैं, टाइप्स ऑफ ओवर करंट रिले, छोटी छोटी टाइप्स हैं, सिर्फ सुन लेना, ठीक है, लिख भी लेना थोड़ा थोड़ा। ओवर करंट रिले, सबसे है पहले डेफिनेट टाइम, हाँ, डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले। Definite time over current relay. This relay will work in a definite time period. This relay will work in a definite time period. मतलब बताता हूँ, घबराना मत, मतलब बताता हूँ। ये रिले एक फिक्स टाइम में ही ऑपरेट होगी, ये रिले एक फिक्स टाइम में ही ऑपरेट होगी, मतलब जो इसका टाइम है उसी टाइम पे ऑपरेट होगी।
क्यों, ऐसा क्यों? देखो क्या होता है, हर रिले का ना ऐसा फंक्शन होना चाहिए, हर रिले का ऐसा फंक्शन होना चाहिए। ये क्या हो गया, करंट हो गया, ये वाला जो लाइन है एक्स एक्सिस पे मैंने करंट लिया, वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिया, ऑपरेटिंग टाइम लिया। क्या लिया? ऑपरेटिंग टाइम ऑफ अ रिले। क्लियर? क्लियर? ऑपरेटिंग टाइम लिया, उधर क्या लिया मैंने, करंट लिया। रिले का ऐसा काम होना चाहिए कि जैसे जैसे फॉल्ट करंट बढ़ता जाए रिले का ऑपरेटिंग टाइम कम होता जाए। समझ रहे हो? मान लो उसका टाइम जो था पहले 0.02 सेकंड था, ठीक है, करंट और बढ़ गया, फॉल्ट करंट और बढ़ गया, उसको अपना टाइम को छोड़कर और कम टाइम पे ऑपरेट करना चाहिए, 0.01 सेकंड पे ऑपरेट करना चाहिए, रिले को तुरंत ऑपरेट करना चाहिए। यही मतलब होता है। तो डेट मीन्स जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, किस दर को बढ़ेगा, राइट हैंड साइड को बढ़ेगा, वैसे वैसे ऑपरेटिंग टाइम क्या होना चाहिए, गिरना चाहिए, बढ़ना चाहिए, गिरना चाहिए ना, ऑपरेटिंग टाइम गिरना चाहिए। तो रिले का जो ऑपरेशन होता है वो इस तरह से होता है, रिले का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है कि ऑपरेटिंग टाइम जो होता है रिले का वो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इस चीज को ध्यान रखना होता है। ऑपरेटिंग टाइम ऑफ रिले इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ता है वैसे वैसे हमारे रिले के ऑपरेटिंग टाइम को कम होना चाहिए। ये नहीं कि रिले का हमने टाइम सेट कर रखा है 2 सेकंड, करंट आके 2 सेकंड में डिस्ट्रॉय भी कर गया इक्विपमेंट को और रिले ऑपरेट ही नहीं कर पाई। समझ गए? क्लियर होगी? बट एक डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले का क्या फंक्शन है, वो करंट पे इंडिपेंडेंट है, वो करंट पे इंडिपेंडेंट है। क्यों? क्यों सर? ऐसा तो होना चाहिए कि जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है इसका टाइम गिरना चाहिए, बट क्यों नहीं हो पाता इसके अंदर? ये तो एक फिक्स टाइम पर ही ऑपरेट करती है, जो इसका टाइम बांध दिया वही टाइम पर ये क्या करेगी, ऑपरेट करेगी। समझ गए? वही टाइम पे ये ऑपरेट करेगी जो टाइम इसका बांध दिया। क्यों? तुमने एक, मैंने तुम्हें ट्रांसफॉर्मर में बताया था जो हिस्टैरिसीस लॉस होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस पढ़े होंगे तुमने सबने, जिन्होंने नहीं भी पढ़ा मेरे से वो तो पढ़ा तो होगा ना। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होते हैं? बीएच कर्व पता है? बीएच कर्व पता है कि नहीं? बीएच कर्व पता है? बीएच कर्व तो पता होगा, बीएच कर्व पता होगा। ये करंट बढ़ता है, जैसे जैसे इधर से करंट बढ़ता है फ्लक्स बढ़ती है। कोर के अंदर जैसे जैसे तुम करंट बढ़ाओगे फ्लक्स बढ़ेगी। एक टाइम पे जाके यहां पर सैचुरेशन हो जाता है, एक टाइम पे जाकर यहां पर क्या हो जाता है, सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब क्या, तुम इस पॉइंट के बाद जितनी मर्जी करंट बढ़ा लो फ्लक्स नहीं बढ़ेगा, फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉज में मैंने तुम्हें क्या बताया था, डाइपोल मूवमेंट होते हैं। एक मटेरियल के अंदर डाइपोल प्रेजेंट है, डाइपोल प्रेजेंट है, छोटे छोटे डाइपोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ इधर को मूव करके बैठे हैं, कुछ उधर को, कुछ ऊपर को, कुछ नीचे को, ऐसे करके बैठे हैं। हमने एक डायरेक्शन में करंट लगाया, एक डायरेक्शन में करंट लगाया, जैसे ही करंट लग रहा है मैग्नेटिक लाइंस बन रही हैं, मैग्नेटिक लाइंस मटेरियल के अंदर से फ्लो करती जा रही हैं। होली होली ये डाइपोल क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक लाइंस की जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक लाइन फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। इसने कर लिया मूव, इसने भी कर लिया, ये बच गया, ठीक है। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा वैसे वैसे ये अपने मुंह उधर को करना शुरू कर देंगे, ठीक है। एक पॉइंट पे जाकर, एक पॉइंट पे जाकर इन सबके मुंह उधर हो जाएंगे, इन सबके मुंह उधर हो जाएंगे। उसके बाद भी तुम और लाइंस लगाई जा रहे हो, और लाइंस लगाने का मतलब क्या है, और करंट बढ़ाई जा रहे हो, और करंट बढ़ाई जा रहे हो तो लाइंस लगी जा रही है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है। बट मुंह तो उधर उनका सबका हो चुका है ना, और कहां जो करेंगे वो मुंह, डाइपोल मूवमेंट सारे एक ही डायरेक्शन में हो चुके हैं ऑलरेडी। उसको हम क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट, कि इसके बाद करंट जितना मर्जी बढ़ा लो फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। उसको हम क्या कहते हैं कि कोर सैचुरेट हो गया, कोर क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, इसके बाद जितना मर्जी करंट बना लो फ्लक्स नहीं बढ़ेगा। हिस्टैरिसीस लॉज को सबसे बेस्ट मेथड होता है ये समझने का। जो सैचुरेशन हम बात करते हैं ना, सैचुरेशन, सैचुरेशन होता क्या, जब डाइपोल मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में सब मूव करके उसके बाद बचा क्या उसके पास, समझ गए, उसकी मैक्सिमम अटेन होगी फ्लक्स। तो इस रिले का जो कोर होता है वो सैचुरेट हो जाता है। जैसे ही थोड़ा सा करंट पिकअप वैल्यू से ऊपर गया, कोर क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। जब कोर सैचुरेट ही हो गया तो करंट का इफेक्ट ऑपरेटिंग टाइम पे पड़ेगा नहीं, करंट का इफेक्ट ऑपरेटिंग टाइम पे पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि करंट जितना मर्जी बढ़ जाए, कोर तो सैचुरेट हो गया। कोर कह रहा है मेरे को नहीं पता लग रहा करंट कितना बढ़ रहा है, क्योंकि मैं सैचुरेट हो गया, आराम से बैठा हूं,
मेरे में अब जितना मर्जी करंट लगाओ मैं उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। मेरे को सैचुरेट मान लो 5 एम्पेयर की रिले लगी है, 5.5 एम्पेयर पे ऑपरेट करेगी, इससे अबव जाएगी तभी तो ऑपरेट करेगी, पिकअप वैल्यू यही होती है, 5 एम्पेयर की पिकअप वैल्यू होगी, इससे ऊपर जाएगी करंट गया तो रिले ऑपरेट करेगी। 5.5 एम्पेयर जैसे ही उसमें है कोर क्या करेगी, सैचुरेट करेगी। अब चाहे उसके अंदर 6 एम्पेयर का करंट आ रहा हो, कोर कह रही मेरे को नहीं पता 6 एम्पेयर का आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं तो सैचुरेट करके मेरा फंक्शन ये था कि 5.5 एम्पेयर का करंट आए मैं सैचुरेट करके बैठ जाऊंगी और ऑपरेट कर दूंगी। समझ गए इतनी बात? 6 एम्पेयर पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहचान ही नहीं पा रही ना, क्योंकि कोर कर गया सैचुरेट। तो इसके लिए जो एक टाइम डिसाइड किया गया था उसी टाइम पे ऑपरेट करेगी, चाहे कोर के अंदर करंट जितना मर्जी फ्लो करी जाए, टाइम नहीं करने वाला उसका। समझ गए? अब ये करता कैसे है, देखो मैंने तुम्हें शुरू में एक चीज बताई थी कि रिले एक जो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराएगी ना, वो एक ट्रांजिएंट जोन में कराएगी, सब ट्रांजिएंट जोन में नहीं करा के बैठ जाएगी। सब ट्रांजिएंट जोन का मतलब कि पहले जब फॉल्ट बहुत हाई लेवल पे होता है, ठीक है, फॉल्ट बहुत हाई लेवल पे होता है, ठीक है, उस टाइम पे करंट भी बहुत ज्यादा होता है, उस टाइम पे अगर हम सर्किट ब्रेकर को ओपन करेंगे, आर्क जो बनेगी वो बहुत डेंजरस बनेगी। मानते हो इतनी बात? ठीक है, उस टाइम पे हमें सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवाना अच्छा नहीं माना जाता। उसके लिए हम थोड़ा वेट करते हैं, रिले डिले से सिग्नल भेजती है, थोड़ी देरी से सिग्नल भेजती है सर्किट ब्रेकर को। सर्किट ब्रेकर तो ऊता उसको जब मर्जी सिग्नल भेजा उसने तो ओपन कर देना है। रिले का काम है कि उसको थोड़ी देरी से भेजना है, ट्रांजिएंट जोन आने देना तब भेजना है। समझ गए? तो वो जो डिले टाइम होता है वो रिले के अंदर ही ऐड होता है। क्या वो मैं बता देता हूं, देखो तुम्हें शुरू में भी बताया था, एक रिले का टाइम क्या होता है, 1 से 2 साइकिल होता है। 1 से 2 साइकिल होता है रिले का टाइम। 1 से 2 साइकिल का मतलब एक पूरी कंप्लीट साइकिल, एक पूरी कंप्लीट साइकिल 50 Hz। टाइम क्या होता है, 1 बाय फ्रीक्वेंसी, 1 बाय 50 मतलब 0.02 सेकंड। एक साइकिल अगर 50 Hz की है तो 2 साइकिल कितने की होगी, 0.04 सेकंड की होगी, 2 से मल्टीप्लाई, मतलब इसका टाइम क्या होगा, 0.02 सेकंड से 0.04 सेकंड तक, मतलब क्या 20 मिली सेकंड से 40 मिली सेकंड। ठीक है, 20 मिली सेकंड से 40 मिली सेकंड रिले का ऑपरेटिंग टाइम। सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है, सर्किट ब्रेकर का ऑपरेटिंग टाइम होता है कितना, 2 से 4 साइकिल तक। बताया था कि रिले पहले साइकिल में ऑपरेट करेगी तो सर्किट ब्रेकर दूसरी साइकिल में ऑपरेट करेगा जाके। समझ गए? रिले सिग्नल भेजेगी तभी तो वो ऑपरेट करेगा। अगर रिले पहली साइकिल में ऑपरेट करेगी तो पहली साइकिल में थोड़ी ना सर्किट ब्रेकर ऑपरेट कर गया। समझ गए हो? तो इसका मतलब ये कितने सेकंड में, 0.02 सेकंड से 0.08 सेकंड तक। क्लियर होगी? 20 मिली सेकंड से 80 या 70 मिली सेकंड तक तुम्हें बुक में मिल जाएगा वैसे, जो ये साइकिल होती है, साइकिल पे वेरी करता है। क्लियर होगी इतनी चीज? वो अभी मैं करा दूंगा, फॉल्ट क्लियरिंग टाइम पूरा कराऊंगा ना, उसके अंदर कराऊंगा। समझ गए? कहने का मतलब ये है, इसका कोर क्या कर जाता है, इजिली सैचुरेट कर जाता है, इसलिए इसके अंदर फिक्स टाइम पे ये ऑपरेट होती है। समझ गए? चलो लिख लो, इसके अंदर मैं लिखवा देता हूं, एज कोर। कोर तो पता है ना, जैसे ट्रांसफॉर्मर का कोर होता है वही कोर है। समझ गए? कोर जो अभी पढ़ा था, ये वाला जो कोर था, जो यहां पर वाइंडिंग लगाई थी, ये कोर ही तो था। समझ रहे हो ना? एज कोर गेट्स इजिली सैचुरेटेड so even after increasing the current operating time of this relay will not work, will not change। ठीक है, क्लियर हो गया? कोर इजिली सैचुरेट हो जाता है, कोर इजिली सैचुरेट हो जाता है, इसलिए इसमें अगर करंट इंक्रीज करा तो ऑपरेटिंग टाइम पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर होगी? इसलिए इसका जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, मान लो ये पिकअप वैल्यू है, इतनी वैल्यू क्या है, पिकअप वैल्यू है किसकी, करंट की। इसके ऊपर अगर वैल्यू जाएगी करंट की तो जो रिले होगी वो क्या कर देगी, ऑपरेट कर देगी। ठीक है, ये देखो ये कांस्टेंट आ गई, जैसे जैसे करंट इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे
हमारा ऑपरेटिंग टाइम भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ऑपरेटिंग टाइम क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर होगी? तो ये हमारा किसका है, डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले का। ठीक है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रिले का। मैंने तुम्हें पहले बताया प्रोटेक्शन स्कीम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आती है, ग्राफ ग्रुप सब आ जाएंगे। पीएस पीसीएल में होता मैं तुम्हें पढ़ाकर छोड़ देता, पढ़ाकर बिल्कुल छोड़ देता। टीसीएल है ना, चक्कर ये है। पीसीएल था तो मैंने राजविंदर के ग्रुप को सिर्फ नॉर्मल वे में ऊपर से समझा के छोड़ दिया था, क्योंकि इतना डीप नहीं आता पीसीएल में। टीसीएल है ना, कहीं से भी पूछ सकता है, ट्रांसमिशन से रिलेट है ना, वो शुरू से सुनता आए हैं कि पेपर औखा आता है, पेपर औखा आता है। वो इसलिए औखा आता है जो डिटेल में नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं। क्लियर होगी डेफिनेट टाइम ओवर करंट रिले? चलो नेक्स्ट लिखो। कर दूं इरेज? कई बार मेरे को लगता है ऐसी चीजों का काम है नहीं अपने प्रैक्टिकल में, फिर भी ये चीजें पढ़नी ही पड़ती हैं, पता नहीं क्यों, है ना? है आजकल तो सिर्फ रीडिंग देखी और परचेज करने वाला भाई बता देता है ये कहाँ यूज होगी। जहां से परचेज करने जाओगे वही बता देता है। जैसे मेडिसिन लेने जाओ, उससे पूछ ले यार बुखार है, वो तू ही बता दे, डॉक्टर के पास तो क्या जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, आजकल इतनी नॉलेज हो गई है कि परचेज करने वाला तक बता देता कि ये कहाँ यूज होएगी, हम तो क्या बताएंगे। एक 10वीं पास वाला भाई भी बता सकता है इसको, उसको आदत पड़ जाती है बेचने की। इंस्टेंटेनियस रिले, इंस्टेंटेनियस रिले इंस्टेंट काम नहीं करती ऐसा मत सोचना, इसके अंदर डिले ऐड नहीं करते। जैसे हम सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराने के लिए थोड़ा सा डिले रखते हैं ना ऑपरेटिंग टाइम के अंदर, कि सर्किट ब्रेकर ट्रांजिएंट जोन में ऑपरेट करे, ठीक है, इसके अंदर डिले ऐड नहीं होता, डिले इज नॉट एडेड। हाँ, जैसे ही करंट ऊपर चला गया इसकी पिकअप वैल्यू से उसी टाइम पे काम करेगी, और जैसे जैसे करंट बढ़ता गया इसका ऑपरेटिंग टाइम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मिनिमम टाइम लिख लो पूरा चाहे, मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम का क्या मतलब है कि अगर करंट ज़्यादा हुआ तो रिले का टाइम भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। अगर करंट ज़्यादा हुआ तो रिले का टाइम भी क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, रिले का टाइम भी क्या कर जाएगा, गिर जाएगा करंट। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन आया था थ्योरी का ही था कि ग्राफ जो होता है इंस्टेंटेनियस रिले का वो किस फॉर्म का होता है। ये जो ग्राफ होता है ये हाइपरबोला होता है। क्लियर होगी? वो ऐसा, उसका तो कोई ग्राफ का मतलब ही नहीं था ना, वो कोई भी शेप का नहीं है, ये हाइपरबोला होता है। क्लियर है? अरे शेप हाइपरबोला की है, अब वो थ्योरी ना लगाने बैठ जाए, शेप ही बतानी है। ये हाइपरबोला शेप का होता है। हैं? पिकअप वैल्यू बता दूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। एक बार मेरे को रिले कंप्लीट कराने तो वो सब कुछ करा दूंगा। रिले कंप्लीट करा ले तो पहले मेरे को। डिले इज नॉट एडेड, डिले इज नॉट एडेड। डिले कौन सा, जो सर्किट ब्रेकर को ट्रांजिएंट जोन में
ट्रिप करवाने के लिए जो थोड़ा सा डिले लगता है कि ताकि वो सब ट्रांजिएंट जोन में ऑपरेट ना कर जाए, उसके लिए जो डिले लगता है वो हमें रिले के अंदर ऐड करके चलते हैं, बट इसके अंदर डिले ऐड नहीं होता है। क्लियर होगी? चलो नेक्स्ट लिखो। देखो इसको यूज कहाँ करोगे, इंस्टेंटेनियस रिले को वहां यूज करोगे, यूज इन अ ट्रांसमिशन लाइन। कौन सी ट्रांसमिशन लाइन? जहां पर ज्यादा लोड कनेक्ट है, जहां पर ज्यादा लोड कनेक्ट है, या ट्रांसफॉर्मर जहां पर ज्यादा इक्विपमेंट कनेक्ट है, वेयर लार्ज इक्विपमेंट्स आर, लार्ज अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट्स आर कनेक्टेड। क्योंकि उधर हम डिले नहीं चाहते, क्योंकि डिले आया तो इतने में तो इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? हाइपरबोला। चलो नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट कौन सी है? इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले। लिख लिया? इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले, इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले। बोर तो नहीं हो रहे? पानी पुनी पीना तो पिया ना आगे जाके, भर दिया, ठंडा कर दिया, बर्फ डाल दिया उसमें। घर पे क्या कहा है कि आज लेट आएंगे? 11 बजे का टाइम दिया। नहीं जाना होवे तुसीं चले जाया जे, कोई चक्कर नहीं। तुहाडा मैनूं पता है कोचिंग हुंदी है, दूजी कोचिंग हुंदी है मेरे ख्याल। अज नहीं हैगी? दूजे बंद करते? अपना तुहाडे ते ही चलदा, जे तुसीं लीक करती गल फिर अपना भी नहीं चलना। पिछे तो कोई नहीं आएगा, मरना है उन्होंने, मरना है इन्होंने। टेंशन ही ना लो, ये तो सारे अपने बंदे आ पिछे। क्या हो गया? अच्छा, इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले। इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले का मतलब क्या है? सेम ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों? क्योंकि आई बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी तो करंट और टाइम, ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा? कम होगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू पता है ना, बी आई एल। अगर आई बढ़ा, बी बढ़ा, दोनों बढ़े तो फोर्स बढ़ा, फोर्स बढ़ा तो ऑपरेटिंग टाइम गिरा। क्लियर होगी? और चीज लिखनी है तो ये लिख सकते हो, टी ऑपरेटिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट, इसलिए इसको इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले कहा जाता है। क्लियर होगी इतनी चीज? क्लियर होगी? इसको थोड़ा सा ऊपर रखना, क्योंकि इससे नीचे वेरी इनवर्स भी आएगा, थोड़ा सा ऊपर रखना, ठीक है। उसके बाद लिख लो वेरी इनवर्स, इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले, वेरी इनवर्स, इनवर्स टाइम ओवर करंट रिले। टी ऑपरेटिंग जो टाइम होता है इसका, वो क्या होता है? आई 1 बाय आई की पावर n माइनस 1, और n की वैल्यू क्या होती है? 1.02 से 2 तक, 1.02 से 2 तक, ठीक है, 1.02 से 2 तक। डेट मीन्स इसका जो स्लोप आएगा वो और स्टीपर आएगा। क्लियर होगी? इसका जो स्लोप आएगा वो, क्योंकि नीचे वाली चीज और बढ़ रही है, ठीक है, तो और स्टीपर आएगा, नीचे वाली चीज और घट रही है तो
बढ़ रही है तो ऊपर वाली चीज कम आएगी, वेरी इनवर्स है। नीचे वाली चीज और बढ़ रही है तो ऊपर वाली चीज क्या होगी, और कम होगी। क्लियर होगी इतनी चीज? तो ये वेरी इनवर्स है, ये इनवर्स है, वो वेरी इनवर्स है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऊपर ऊपर से पढ़ना तो पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आईडीएमटी रिले। नहीं, इसको हाइपरबोला नहीं कहेंगे। हाइपरबोला थोड़ा सा टिल्टेड होता है ऐसे, देखा नहीं? वो वाले ग्राफ नहीं करे तुमने? करे नहीं थे? इक्वेशन नहीं निकालते थे? वो वाले हैं, भूल गए? तो जो हाइपरबोला होता है वो ऐसे करके थोड़ी ना होता है, वो थोड़ा सा ऐसे करके होता है, या बिल्कुल नीचे चला जाएगा, ऐसे करके होएगा। थोड़ा सा तो टिल्टेड होता है ना। सर वो n की वैल्यू 1.02 या 2? n की वैल्यू 1.02 से 2 है। अरे ऊपर जाएगा तो हाइपरबोला ऊपर जाएगा तो नहीं होता, तो भी होता है और ऐसे भी होता है। शेप कह रहा हूं ऐसे ही है। कोई चक्कर नहीं, समझा देंगे। अभी मेरे को रिले खत्म करा लें तो फिर समझा देंगे। लिखो आईडीएमटी रिले, लास्ट रिले रह गई है आईडीएमटी रिले, उसके बाद डायरेक्शनल रिले करवा दूंगा एक और, बस। आईडीएमटी रिले, आईडीएमटी रिले, इनवर्स डेफिनेट टाइम रिले। हाँ टाइप है, ये यही तो रिले सबसे इंपॉर्टेंट है। इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइप रिले सुनी होगी, आईडीएमटी रिले नहीं सुनी? साफ ही बोल देते हो मुंह पे कि नहीं सुनी, नहीं सुनी। फॉर अ लो वैल्यू ऑफ अ करंट, फॉर अ लो वैल्यू ऑफ अ करंट, फॉर अ लो वैल्यू ऑफ अ करंट, ऑपरेटिंग टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। फॉर अ लो वैल्यू ऑफ अ करंट ऑपरेटिंग टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ठीक है, तो ये इनवर्स की तरह एक्ट करेगी। इनवर्स ओवर करंट रिले देखा था ना अभी, तो ये इनवर्स की तरह एक्ट करेगी जब वैल्यू लो होगी। जैसे ही वैल्यू बढ़ जाएगी, फॉर अ हाई वैल्यू ऑफ अ करंट, फॉर अ हाई वैल्यू ऑफ अ करंट, इट ऑपरेट इन अ डेफिनेट टाइम, कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर होगी इतनी चीज? इट ऑपरेट इन, दोनों का कॉम्बिनेशन है, इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम रिले। क्लियर होगी? दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट ऑपरेट इन डेफिनेट टाइम मतलब क्या? कोर विल सैचुरेट, कोर विल सैचुरेट। सेम हिस्टैरिसीस लूप की तरह, पहले करंट बढ़ा तो टाइम गिरा, एक टाइम पे जाके कोर क्या कर गया? सैचुरेट हो गया। समझ गए? वही सेम चीज है। इसका ग्राफ कैसे है? ये पिकअप वैल्यू है, ये क्या है? पिकअप वैल्यू है। उसके बाद थोड़ा सा टिल्टेड जाएगा, जैसे ही करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, लो वैल्यू ऑफ करंट के लिए टाइम गिरेगा, करंट बढ़ गया कांस्टेंट हो जाएगा। सर ये ग्राफ दोनों का कि एक ही है? दोनों का ही है। अच्छा, पहले जब लो वैल्यू थी करंट की, पहले लो वैल्यू थी तो ऑपरेटिंग टाइम भी गिर रहा था, काफी रिपीट आ रहा था। ऑपरेटिंग टाइम गिर रहा था। ठीक है, जैसे ही करंट और बढ़ा तो वो क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। क्लियर होगी इतनी चीज? इतनी चीज क्लियर होगी? इसके अंदर एक चीज और लिख लो, मैं फिर बता देता हूं। पीएसएम अगर लेस देन 10 हुआ तो रिले ऑपरेट करेगी, हाँ इनवर्स में। अगर पीएसएम ग्रेटर देन 20 हुआ तो ये कैसे वर्क करेगी? डेफिनेट टाइम में।
प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर सब बताऊंगा, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, करंट सेटिंग, टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग, सब अभी करते हैं। क्लियर होगी? प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर यहाँ लिखना तो यहाँ भी लिख सकते हो, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। क्लियर? क्लियर? ये वैल्यू आ जाती होती है आईडीएम। पीएसएम जब 20 की वैल्यू से बड़ा हो जाएगा तो वो वर्क करेगी रिले डेफिनेट टाइम के लिए, मतलब करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस पोजीशन पर, इसलिए वो डेफिनेट टाइम में वर्क करेगी। उसका जो टाइम पीरियड होगा उसी टाइम पे वर्क करेगी। जब तक पीएसएम की वैल्यू लेस देन 10 है तब तक उसका ऑपरेटिंग टाइम भी कम होता रहेगा करंट के इंक्रीज होने के साथ साथ, तभी वो इनवर्स रिले की तरह एक्ट करेगी, नहीं तो वो डेफिनेट टाइम रिले की तरह एक्ट करेगी जब ग्रेटर देन 20 हो जाएगा। क्लियर होगी? चलो चले। आई लेट क्यों कह रहे थे आने को? आई लेट क्यों कह रहे थे आने को? सवेरे सवेरे काम होते हैं की लाना पैंदा है। हो गया? देखो प्लग सेटिंग, सबसे पहले मेरे को नंबर ऑफ टर्न्स का करंट से रिलेशन बताओ। नंबर ऑफ टर्न्स का करंट से रिलेशन बताओ। रिलेशन पूछा है आपस में, ये नहीं पूछा फॉर्मूला क्या है। रिलेशन आपस में क्या है? बहुत अच्छे। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? नंबर ऑफ टर्न्स अगर बढ़ते हैं तो वोल्टेज क्या होती है? तो करंट क्या होएगा? फिर डायरेक्टली हुआ। जब भी तुम ट्रांसफॉर्मर में टर्न्स बढ़ाते हो, अभी हमने करंट ट्रांसफॉर्मर करा था कि नहीं, उसके इधर वाली साइड एक टर्न था और इधर वाली साइड क्या होते हैं? ज्यादा टर्न होते हैं। सीटी इज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, करंट ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप होता है। इधर वोल्टेज क्या होती है? लो होती है, और इधर वोल्टेज क्या होती है? हाई होती है। हमारी रिले इसके साथ ही तो कनेक्ट होती है, ठीक है। वोल्टेज लो है तो करंट क्या होगा? हाई होगा। बनती नहीं ना दोनों की एक दूसरे से, है ना, बनती नहीं। और अगर वोल्टेज हाई है तो करंट क्या होगा? लो होगा। ये करंट लो होगा तभी तो रिले चलेगी। रिले जो वर्क करती है लो करंट पे ही वर्क करती है, ठीक है। जैसे जसबीर और राजविंदर की नहीं बनती, है ना। वो तुम एक वोल्टेज है एक करंट है ना। चलो समझ आ गई। तो अब मेरे को बताओ इसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? कम है। इसके नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? ज्यादा है। जिसका नंबर ऑफ टर्न्स ये n1 n2, नंबर ऑफ टर्न्स इज लेस देन n2, ठीक है। तो वोल्टेज इधर की क्या होगी? कम होगी। करंट क्या होगा? ज्यादा होगा। इतनी बात को मानते हो? लिखी भी हुई है चीज। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वोल्टेज भी कम है उधर से, और करंट क्या उधर से? ज्यादा है। समझ रहे हो? तो करंट का रिलेशन क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर होगी? इतनी बात तो मानते हो? ये हम ट्रांसफॉर्मर में क्यों देखते हैं? वोल्टेज बढ़ती है तो करंट कम होता है, करंट बढ़ता है तो वोल्टेज कम होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पावर कांस्टेंट होती है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई। अगर ये कांस्टेंट है
अगर इधर वाली साइड से करंट बढ़ा दिया तो वोल्टेज को कम होकर उतने लेवल पे आकर कांस्टेंट बनना पड़ेगा। पावर नहीं चेंज होती, किसी भी कहीं की भी पावर नहीं चेंज होती, पावर तो कांस्टेंट रहती है हर जगह की। उसी से तो रिलेशन बना है, ये कोई आपस में लड़ते थोड़ी ना, पावर की वजह से लड़ते हैं। पावर कहता है कि मेरे को कांस्टेंट रहना, तुम आपस में जो मर्जी करते रहो, एक दूसरे को बढ़ाते घटाते रहो। समझ गए? चलो क्लियर होगी? देखो प्लग सेटिंग क्या होता है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/n, ठीक है। और तुम्हें पता है ऑपरेटिंग टाइम जो होता है रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/i और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द i। क्लियर हो गया? ठीक है। क्या करते हैं हम प्लग सेटिंग, उसको कहते हैं जब हम नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके करंट को चेंज करते हैं। क्यों करंट को क्यों चेंज करते हैं? ताकि हम ऑपरेटिंग टाइम को रिले के चेंज कर सकें। समझ रहे हो? ऑपरेटिंग टाइम रिले के चेंज कर सकते हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं ऑपरेटिंग टाइम जो होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स पे वेरी करेगा। 1/i है ना, i की वैल्यू 1/n होगी, तो सामने आ गया वो। समझ गए? तो अगर हमने रिले के ऑपरेटिंग टाइम को चेंज करना है तो क्या कर लो, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर दो। रिले के अंदर जो कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर दो। उसको हम क्या कहते हैं? प्लग सेटिंग। उसको हम क्या कहते हैं? प्लग की सेटिंग करना। ठीक है। व्हेन वी चेंज अ number of turns in a coil, then value of a current also changes. Value of a current also changes. ठीक है। अगर वैल्यू ऑफ अ करंट चेंजेस होगी तो इसके अंदर हम क्या कह सकते हैं कि पिकअप वैल्यू ऑफ अ करंट जो होगी वी कैन चेंज द पिकअप वैल्यू ऑफ अ करंट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर होगी? नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके हम ये जो पिकअप वैल्यू है इसको हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। क्लियर होगी इतनी चीज? इतनी चीज क्लियर होगी? क्लियर होगी? चलो नेक्स्ट देखो। आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, अब इसके अंदर हम प्लग मल्टीप्लायर सेटिंग पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, रिले है, रिले का ही आर्मेचर है, उसके साथ क्या लगा हुआ है? मूविंग कॉन्टैक्ट लगा हुआ है। ठीक है। यहां पर फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है। क्या है? यहां पर फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है। कर दो। ये मल्टीप्लायर सेटिंग के बाद ना पानी पुनी पिया ना, ठीक है। देखो क्या होता है, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है। अगर इनके बीच का सेपरेशन हम बढ़ा दें, अगर इनके हम बीच का सेपरेशन बढ़ा दें, मतलब यहां ना रख के मैं यहां रख दूं, ठीक है, तो उतना ही रिले टाइम लेगी मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट को क्लोज करने में। समझ गए? उतना ही टाइम लेगी। मतलब क्या? बाय इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट वी कैन इंक्रीज द टाइम ऑफ द रिले, ऑपरेटिंग टाइम ऑफ द रिले। उसको हम क्या कहते हैं? टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग। ठीक है, लिख लो, टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग।
टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग बाय इंक्रीजिंग द स्पेस बिटवीन द फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट ऑफ रिले we can increase the, जो मैं तुम्हें बात कर रहा था ना डिले की, कि सर्किट ब्रेकर को थोड़ी देर बाद बंद करना है, वो हम इसी से करते हैं। कॉन्टैक्ट का टाइम को इंक्रीज कर देते हैं और कोई उसके अंदर जादू टोना थोड़ी ना छोड़ते हैं कि उसका डिले हो जाए। हाँ, मूविंग कॉन्टैक्ट ऑफ वी कैन इंक्रीज द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ अ रिले। क्लियर हो गया कि अगर रिले को थोड़ी देर बाद ट्रिप करवाना हो, उसके कॉन्टैक्ट को थोड़ा सा दूर करके रख दो, स्पेस बढ़ा दो। कोई और जादू टोना थोड़ी ना करते हैं हम उसके अंदर, मंत्र मंत्र फूक रहे हैं कि वो थोड़ा सी देर बाद चले। क्लियर होगी? उसको हम क्या कहते हैं? टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग। फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग टाइम ऑफ अ रिले divided by operating time of a relay when TMS is equal to what? TMS होता है टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग, टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर नहीं, टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग। ऑपरेटिंग टाइम ऑफ रिले व्हेन TMS is equal to 1, when TMS is equal to 1, when TMS is equal to 1। क्लियर होगी? ठीक है। अब TMS 1 का मतलब क्या है? TMS 1 इज इंडिकेट्स मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स। क्लियर? मैक्सिमम सेपरेशन बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स। क्लियर होगी? इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे आएगा? न्यूमेरिकल इसके अंदर ऐसे पूछा जाता है कि तुम्हें ऑपरेटिंग टाइम ऑफ रिले दे देगा, जब TMS 1 था इसकी वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि अब TMS की वैल्यू इतनी है, अब मेरे को यह बता दो ऑपरेटिंग टाइम ऑफ रिले क्या होगा। मतलब TMS चेंज करने से, सेपरेशन ऑफ अ कॉन्टैक्ट को चेंज करने से ऑपरेटिंग टाइम कितना चेंज हुआ। TMS 1 का मतलब जब बहुत ज्यादा, जब पूरा ही था, पूरा सेपरेशन था, इंडिकेट मैक्सिमम सेपरेशन। जब पूरा सेपरेशन था दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में, तब ऑपरेटिंग टाइम क्या था रिले का? तब ऑपरेटिंग टाइम क्या था रिले का? मान लो जब ये बिल्कुल दूर दूर थे, ऑपरेटिंग टाइम था 0.05 सेकेंड। ठीक है। अब वो बोल रहा है अब TMS की वैल्यू क्या आ गई? TMS की वैल्यू क्या आ गई? 0.8 होगी। TMS की वैल्यू क्या होगी? 0.8 होगी। मतलब कॉन्टैक्ट्स क्या हो गए? थोड़े से पास हो गए होंगे। 1 से वैल्यू गिर रही है तो कॉन्टैक्ट्स पास हो गए होंगे। अगर कॉन्टैक्ट पास हो गए तो मेरे को बता दो अब ऑपरेटिंग टाइम रिले का क्या होगा, क्या करोगे? ये तुम्हें तब का दिया जब TMS 1 था। 0.8 इज इक्वल टू ऑपरेटिंग टाइम ऑफ अ रिले। और ये कौन सा टाइम है? जब ऑपरेटिंग टाइम रिले जब TMS 1 है। नीचे क्या रख दो? 0.05। इससे 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो 0.05, ये तुम्हारा ऑपरेटिंग टाइम आ जाएगा। क्लियर होगी इतनी चीज? इतनी चीज क्लियर होगी? करना है न्यूमेरिकल इस पे यही वाला। चलो इतना लिख लिया। तो क्वेश्चन से ही करा देता हूँ।
ऐसे ही लिख लो मेरे को। ऑपरेटिंग टाइम ऑफ रिले इज 0.05 सेकेंड, ठीक है, इज व्हेन TMS इज इक्वल टू 1 या एट TMS इज इक्वल टू 1, ठीक है। फाइंड द ऑपरेटिंग टाइम ऑफ रिले व्हेन TMS इज इक्वल टू 0.6। क्या होगा बताओ। इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो ना 0.6 TMS। ऑपरेटिंग टाइम तो हमें निकालना ही है। ऑपरेटिंग टाइम ऑफ रिले व्हेन TMS इज इक्वल टू 1 कितना था? अब ऑपरेटिंग टाइम कितना आ गया? कितना आता है? 100 नीचे और ये 10 नीचे, 6 5 30। ऑपरेटिंग टाइम कितना हो गया? 0.03 सेकेंड। टाइम गिर गया, कॉन्टैक्ट्स पास हुए तो टाइम गिर गया। टाइम गिरना भी चाहिए। समझ आ गई? टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग समझ आई? कुछ नहीं है, सिर्फ कॉन्टैक्ट्स की मैक्सिमम सेपरेशन या सेपरेशन को चेंज करके हम ऑपरेटिंग टाइम, ये पता है हम रट्टा मारते होते थे शुरू से। जब हमें चीज़ समझ आई तो हम कहते हैं ये तो है ही कुछ नहीं। ऑपरेटिंग टाइम को रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं है। सेपरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट्स को चेंज करके हम ऑपरेटिंग टाइम को चेंज कर रहे हैं, उसको नाम दिया गया टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग। समझ गए? नेक्स्ट करें। रिले थोड़ा बोरिंग है, अभी हम वो उस पे आएंगे ना, क्या कहते हैं, एनर्जी वाले पे कैलकुलेट करेंगे, बिल देखेंगे, फिर मज़ा आएगा तुम्हें। चलें? पर ये ज़रूरी भी है ना, छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, एक एक नंबर देके जा सकते हैं। अभी जो तुम नहीं करोगे तो फिर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, प्लग सेटिंग पढ़ लिया था ना। नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करके हम करंट को चेंज कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का? पहले उससे पहले एक मिनट करंट सेटिंग लिखो पहले, उससे समझ आ जाएगी। करंट सेटिंग, एट व्हाट परसेंट ऑफ द रेटेड वैल्यू ऑफ अ करंट does a relay does over current relay pickup? समझ रहे हो? At what percent of the rated value of a current, rated value of a relay current, relay current लिखना। At what percent of the rated value of relay current does the over current relay pickup? मतलब क्या? रिले के रेटेड करंट से कितने ऊपर करंट पर रिले वर्क करेगी? मान लो 5 एम्पियर का रिले है, उसके ऊपर कितनी वैल्यू का करंट जाएगी रिले ऑपरेट कर जाए? समझ रहे हो क्या हो गया? रिले के रेटेड करंट से कितने ऊपर करंट पर रिले ऑपरेट करेगी? बता रहा हूं, एग्जांपल के साथ लिख लो। 5 एम्पियर रिले हैज अ करंट सेटिंग ऑफ 150%।
फाइंड पिकअप वैल्यू। ये तो होगी 7.5। 5 एम्पियर की रिले है, ये इसका रेटेड करंट है। 5 एम्पियर की रिले है, इसका रेटेड करंट है। करंट सेटिंग हमें दी हुई है, वो बोल रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 150/100, क्योंकि 150% है, कितना हो गया 7.5 एम्पियर पे रिले क्या कर देगी, वर्क कर देगी। हाँ रेटेड 5 है, मतलब कईयों का होता है टाइम, कईयों की प्लग सेटिंग करंट सेटिंग होती है, दी होती है नीचे, रिले के नीचे करंट सेटिंग दी होती है। समझ गए? ये डिले टाइम ऐड होता है ना, करंट के से ही डिले टाइम ऐड होगा ना। समझ गए? क्लियर होगी? फॉर्मूला क्या बोलता है? फॉर्मूला बोल रहा है करंट सेटिंग, यहीं से प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर समझ आएगा। अगर ये नहीं समझ आया तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बेकार है, पहले बता देना अगर ना समझ आए। पिकअप वैल्यू ऑफ अ करंट डिवाइडेड बाय रिले रेटेड करंट। है 150 लिया, 150/100 क्या हो गया 5, ये 10 से 10 कट गई, 5 2 10, 15/7 क्या होता है 7.5, 15/2 क्या होता है 7.5। क्लियर होगी? रिले रेटेड करंट। या तुम्हें यहां पर क्या मिल सकता है, आरओसी सेटिंग। आरओसी सेटिंग का क्या मतलब होता है, रिले ऑपरेटिंग करंट। ये वो करंट है जो सिटी की सेकेंडरी साइड पे होएगा, समझ रहे हो? अगर तुम्हें रिले का रेटेड करंट नहीं दिया हुआ, मान लो तुम्हें न्यूमेरिकल के अंदर रिले का रेटेड करंट नहीं दिया हुआ, तो सिटी की सेकेंडरी साइड ही मानी जाती है रिले की रेटेड करंट। समझ गए? लिख लो, इफ नोट में लिख लेना बड़ा बड़ा, इफ रिले रेटेड करंट इज नॉट गिवन, rated current is not given, then CT secondary side is assumed as a relay rated current। क्लियर हो गया? बस अब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर देख लो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है वो। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर ये समझ आया तो वो समझ आएगा, ये नहीं समझ आया तो वो नहीं समझ आएगा। समझ गए? क्लियर होगी? चलें, लिखो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। ये हमें ये बताता है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर हमें ये बताता है रिले के अंदर पिकअप करंट से ऊपर जो करंट गया वो कितनी वैल्यू का। समझ गए? रिले की पिकअप करंट से जो ऊपर जो वैल्यू गई है रिले के अंदर, वो ये बताता है। पिकअप वो होती है रिले को ऑपरेट करने के लिए जितनी वैल्यू चाहिए, ठीक है। मिनिमम करंट फॉर अ रिले टू ऑपरेट, वो होगी पिकअप वैल्यू, ठीक है। उससे ऊपर जितना करंट गया है रिले के अंदर, वो कौन बताता है? प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। वो बताएगा। हाँ हाँ, देखो फॉर्मूला क्या है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर का, फॉल्ट करंट क्या हो गया, बस ये लास्ट है, इसके बाद ब्रेक दे दूंगा। रेफर टू द सेकेंडरी साइड ऑफ सिटी। उनको होल पढ़ रहे हैं ना, सर ने 11 बजे तक क्लास रखी है।
फॉल्ट करंट रेफर टू द सेकेंडरी साइड ऑफ CT डिवाइडेड बाय पिकअप वैल्यू। काम के दिन राजविंदर भी नहीं आता। अच्छा एक वो लिख लेना, टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग जो होता है ना वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। लिख लेना वहाँ पे कंडीशन आ जाती है कि टाइम मल्टीप्लायर जो सेटिंग होता है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होता है। 1 तो हमने देख ही लिया था व्हेन TMS इक्वल टू 1, लेस देन या फिर इक्वल टू 1 होता है। क्लियर, वो कंडीशन लिख लेना। पूछ लेते हैं और तो क्वेश्चन क्या बनेगा उनके अंदर से। फॉल्ट करंट रेफर टू द सेकेंडरी साइड ऑफ द CT। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जब PSM ग्रेटर देन 1 होता है तब रिले ऑपरेट करती है। ठीक है, और जब PSM लेस देन 1 होता है तो रिले ऑपरेट नहीं करती। यही पूछ लेता है कि PSM बड़ा होगा तब रिले ऑपरेट करेगी, PSM छोटा होगा तब रिले ऑपरेट करेगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तुम्हें लास्ट में कराया ताकि तुम सुस्ती में करो, देखो तुम कितने एक्टिव हो। ये छोड़ दिया तो काम खत्म तुम्हारा रिले का। न्यूमेरिकल आएगा रिले का इधर से आएगा, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर में से, और कहीं से नहीं आएगा। हाँ, यहाँ की हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। कंडीशन ही आ जाती है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर अगर ऊपर होगा तभी रिले ऑपरेट करेगा, अगर नहीं होगा तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा। क्लियर होगी, इतनी चीज क्लियर होगी। चलो अब देखो, पिकअप वैल्यू ऑफ अ करंट तो हमें निकालना होगा या फिर PMS निकालना होगा। फॉल्ट करंट रेफर टू द सेकेंडरी साइड ऑफ द CT की क्या बात कर रहा हूं, देखो ये रेज कर दूं या कर रहे हो अभी? देखो करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पे क्या लगा होता है, करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पे क्या लगा होता है, रिले लगी होती है। यहां पर क्या लगी होती है, रिले सेकेंडरी साइड पे लगी होती है ना। फॉल्ट करंट जो आया वो इसके अंदर से फ्लो करा, फॉल्ट करंट इसके अंदर से फ्लो करा, और यही फॉल्ट करंट जो सेकेंडरी साइड पे आया वही वैल्यू हमने ऊपर रखनी है। तो तुम्हें पता ट्रांसफार्मर के अंदर अगर प्राइमरी साइड पे कोई करंट फ्लो कर रहा है उसको सेकेंडरी साइड पे कैसे निकालते हैं, बताया था कैसे निकालते हैं। अगर प्राइमरी साइड पे फॉल्ट करंट की वैल्यू मान लो 5 एम्पियर है तो सेकेंडरी साइड पे कितनी आएगी, अगर ट्रांसफार्मर की रेशियो दी हुई है। ऐसे याद मत रखो, बताता हूं। देखो ट्रांसफार्मर की रेशियो क्या दे रखी है, मान लो 1:k दे रखी है। क्या दे रखी है, 1:k दे रखी है। 1 का मतलब ये तो एक ही टर्न की होगी, ये कई सारे टर्न की है इसलिए मैंने इसको k से दिखाया। अब मेरे को टर्न तो मैं यहां लिख नहीं रहा, टर्न तो मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। अब ये सिंगल टर्न की क्वाइल है प्राइमरी साइड पे, और सेकेंडरी साइड पे कौन सी क्वाइल है, लार्ज टर्न्स की है, ठीक है। नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर है तो N1/N2 इसकी रेशियो होगी, जिसको मैं A कह लेता हूं या फिर K कह लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर रेशियो इसको हम ऐसे कहते हैं N1/N2 ट्रांसफॉर्मर रेशियो। और ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या होती है, NH/NL, उसमें NH/NL लेते हैं, वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में होती है। ट्रांसफॉर्मर में N1/N2 प्राइमरी डिवाइडेड बाय सेकेंडरी, ठीक है। अगर N1/N2 है, अब मेरे को ये बताओ, ये रहा N1 ये रहा N2, वोल्टेज क्या है इधर, वोल्टेज क्या हाई होगी या कम होगी, वोल्टेज क्या होगी, लो होगी। वोल्टेज इधर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है ना, उधर वाली साइड वोल्टेज क्या होगी, हाई होगी। इधर वोल्टेज क्या होगी, फिर करंट क्या होगा, उधर क्या होगा, इंपीडेंस क्या होगा, इधर I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, डायरेक्टली होता है, Z इधर क्या होगा। क्लियर होगी, ठीक है। अब मेरे को ये बताना, ये लिख लिया ना N1/N2 वाला, देखो अब हमने जाना है प्राइमरी से सेकेंडरी। कहां जाना है, प्राइमरी से सेकेंडरी।
कहाँ जाना है? प्राइमरी से सेकेंडरी। ठीक है, यहां से इधर जाना है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी वाली जो चीजें हैं उसको सेकेंडरी साइड पे रेफर करना है। ठीक है, ए तुम्हें पता क्या होता है? N1 बाय N2, बस इसका ध्यान रखना। ए क्या होता है? N1 बाय के ले लो, सबको में होता है ये चीज। हाँ बता तो लेने दो, इन्होंने नहीं पढ़ा, तुमने पढ़ा हुआ है, उनको बता लेने दो। N1 N2, ठीक है, प्राइमरी से सेकेंडरी पर जाना है। अब वोल्टेज जो है, देखो इधर से उधर जाना है। वोल्टेज क्या कर रही है? अगर जब हम सेकेंडरी पे जाएंगे तो बढ़ रही है वोल्टेज। जब वोल्टेज बढ़ रही होती है तो प्राइम, ये V1 है, ये V2 है, I1 I2, Z1 Z2। ठीक है, जब प्राइमरी से सेकेंडरी पर जाना है तो उसको हम क्या लगाएंगे? जो चीज प्राइमरी से सेकेंडरी पर जाएगी उसको V1 डैश लिखते थे, V1 डैश लिखेंगे, डैश से डिनोट करेंगे जो चीज सेकेंडरी पे जा रही है। और प्राइमरी वाली जा रही है तो प्राइमरी के पैरों में 1 तो रहेगा ही रहेगा, सेकेंडरी पे जा रही है तो उसको डैश से दिखा दिया। अब सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज क्या है? ज्यादा है, उसकी ओरिजिनल वोल्टेज से क्या होगा? के मल्टीप्लाई होगा। उसकी ओरिजिनल वोल्टेज से क्या होगा? के मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ानी है ना। बढ़ाने के लिए हम के को क्या करते हैं? किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं। करंट देखो, करंट सेकेंडरी साइड पे जाकर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो करंट I1 जो डैश होगा वो करंट कम होने के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय के करेंगे, डिवाइडेड बाय के करेंगे। इंपीडेंस क्या हो रही है? बढ़ रही है। इंपीडेंस बढ़ रही है तो Z1 डैश क्या होगा? Z1 मल्टीप्लाई बाय के का स्केयर। क्या? नहीं वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता, सिर्फ स्केयर से याद रखना। डिवाइड डिवाइड का नहीं, वो अगर बढ़ रहे से घट रहा होगा तो मल्टीप्लाई भी होगा। हाँ इधर अली, हाँ दोनों, हाँ समझ रहे हो? इंपीडेंस बढ़ रही है ना तो मल्टीप्लाई इसको के स्केयर से करते हैं, इंपीडेंस को हमेशा स्केयर से करते हैं। ठीक है, अब समझ आ गई तुम्हें? समझ आ गई? मान लो तुम्हें दिया हुआ है 1:400 का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दी हुई है। ठीक है, 1:400 की ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दी हुई है। तुम्हें बोला गया है फॉल्ट करंट जो प्राइमरी साइड पर है वो कितना है? 150 एम्पेयर है। कितना है? 150 एम्पेयर है। सेकेंडरी साइड पे फॉल्ट करंट निकालो, क्या निकलेगा? सेकेंडरी साइड पे फॉल्ट करंट निकालो, क्या निकलेगा? सब कुछ तुम्हारे सामने है। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लो से हाई, लो से हाई जा रहे हैं, लो से हाई तो जा रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर होगी? समझ गए? बताओ। सबसे पहले ऐसे कामों के अंदर रट्टे नहीं मारने। सबसे पहले ये देखा करो टर्न रेशियो किधर की ज्यादा है। ये टर्न है, ये N1 है, ये N2 है। N2 ज्यादा है, N2 ज्यादा, दैट मीन्स वोल्टेज ज्यादा है। N1 प्राइमरी साइड पे करंट ये दिया, सेकेंडरी साइड पे जाना है, सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज क्या है? ज्यादा है, तो करंट क्या होगा? कम होगा। तो डिवाइड होगा किससे? के से। मतलब फॉल्ट करंट जो सेकेंडरी साइड पे होगा वो जो फॉल्ट करंट प्राइमरी का है डिवाइडेड बाय के होगा। प्राइमरी का कितना है? 150। के की वैल्यू कितनी है? के इज इक्वल टू N1 बाय N2, 1/400। ये 400 कहां चला गया? ऊपर चला गया। तो ये वैल्यू क्या आएगी? सेकेंडरी साइड की करंट की वैल्यू आएगी। एक मिनट रुकना, कहाँ गड़बड़ कर दी? देखो क्या होएगा, N1 बाय N2 इज इक्वल टू I2 बाय I1, ऐसे होगा। N1 बाय N2 इज इक्वल टू I2 बाय I1 होता है, और N1 बाय N2 इज इक्वल टू V1 बाय V2 होता है। ये V1 बाय V2 होता है, वो I2 बाय I1 होता है, उल्टा होता है। N1 बाय N2 कितना है? 1/400। I2 कितना है? I2 तो हमने निकालना है। I1 कितना था प्राइमरी साइड पे? 150। 150 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू I2। ठीक है, उल्टा होता है।
समझ गए? चाहे इससे रहने देना, वैसे कर लेना। क्लियर होगी इतनी चीज? समझ गए? I2 कितना आ गया अब 150/400। ये कौन सा करंट हो गया? फॉल्ट करंट रेफर टू द सेकेंडरी साइड ऑफ सीटी। फॉल्ट करंट रेफर टू द सेकेंडरी साइड ऑफ सीटी। क्लियर? अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लो। इसके अंदर तो नहीं है, इसके अंदर